जो थ्योरी प्रपोज की गई थी उसको लामार्किज्म कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। यानी ऐसी थ्योरी जिसके मुताबिक क्या था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्वायर कर लिए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स उनको एक्वायर कर सकते हैं। ये रियल जैलर्ड गेमर कौन है भी स्टूडेंट्स? ये कौन ज्वाइन करना चाह रहा है, इसको कोई जानता है? ये किसकी आईडी है रियल जैलर्ड गेमर? वैसे नेम की आईडी को नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते। ये GR आप ये टेक्स्ट करें ग्रुप में और पूछें ये किसकी आईडी है। अगर तो कोई हमारा स्टूडेंट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो अब देखें थियरीज ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले लामार्किज्म है। ये प्रपोज की थी फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने, लामार्क ने, और 1809 में इसने ये अपनी एक फेमस बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था फिलोसफिक जोलॉजिक। उसके अंदर इसने ये थियरी प्रपोज की थी। अब इसके मुताबिक क्या है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एक इसका पॉइंट था थ्योरी का, कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा वेल डिवेलप हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट कर जाते हैं और वो रेमिनेंट्स बन जाते हैं, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो लामार्क की इस एग्जाम्पल को फिट करने के लिए लामार्क ने, देखिए यहाँ पे आप एक ज़राफ़ा देख रहे हैं जिसकी नेक शॉर्ट है। अब लामार्क अपनी इस थ्योरी को प्रपोज करते वक्त वो कहता था कि ज़राफ़े जो थे ना, जो जुराफ थे, इनके जो अनसेस्टर्स थे उनकी नेक साइज जो था वो शॉर्ट होता था। वो ज़मीन से घास फूस खाते थे, फिर क्लाइमेट में चेंज आया जिसकी वजह से ना फिर इन्होंने ज़मीन पे घास फूस वगैरह खत्म हो गई, तो इन्होंने दरख्तों के पत्ते खाने थे। अब पत्ते ऊंचे होते हैं तो ये अपनी नेक को क्या करते थे, स्ट्रेच करते थे। ओरिजिनल नेक देखें शॉर्ट है, अगली स्टेज में देखें तो नेक थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि ये स्ट्रेच करके जो ऊंचे दरख्तों के पत्ते थे वहां तक पहुंच पाते थे। तो इस तरह से ये पत्ते खाने की वजह से इनकी नेक स्ट्रेच कर करके ऊपर वाली शाखों तक जाते रहे, जिसकी वजह से इनकी नेक साइज जो है आज के मॉडर्न जो जिराफ हैं इनकी नेक का साइज काफ़ी बड़ा नज़र आता है। तो इस तरह से जो है वो इसको ये एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, और इफ्रा रुबाब कौन है भी स्टूडेंट? इफ्रा रुबाब इसको जानते हैं आप? नो सर। इफ्रा रुबाब ये कौन है? दो लोग ये बीच में कहाँ से आ गए हैं? इफ्रा भी, रियल जैलर्ड गेमर भी। तो इस तरह के लोगों को तो हम नहीं इसमें ऐड कर सकते ना, जो जिनको हम जानते नहीं। तो ये ग्रुप में दोनों का नेम लिख के पूछ लीजिएगा, अगर कोई हुआ स्टूडेंट हमारा तो हम उसे ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, तो इसके बाद अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी नेक्स्ट साइज क्या होगी, बड़ी होगी। ये इनकी इसकी एक थ्योरी थी जो इसने फिलोसफी जोलॉजी में पब्लिश की थी। अब इसी थ्योरी को अगर यहाँ पे आपको दिखाया जाए तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये जिराफ है, जिराफ इसकी नेक छोटी है, पत्ते खाने के लिए उसने नेक उसने जोर लगा लगा के बड़ी की है। ठीक है, तो इस तरह से वो फिर पत्ते खाने के काबिल हो गए, दरख्तों के ऊंचे ऊंचे पत्ते। ये इसको प्रपोज किया जाता है। ये स्टार्ट में अगर आप देखें तो इनके जो अनसेस्टर्स थे वो शॉर्ट नेक थी, तो वो जमीन से देखें घास फूस वगैरह खा रहे हैं। जब ये कम हो गई तो फिर पत्ते दरख्तों के इन्होंने खाने शुरू कर दिए, तो ताकि ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे आपको दिखाई गई। तो बेसिकली यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन इसका एक मेजर पॉइंट था जो कि इसकी थ्योरी में ये बता रहा था, यानी जिसको एक्सप्लेन किया जाता था। अब इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स में से ये मेजर पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं चार, कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनका ये अपना साइज जो होता है वो उसको क्या करते हैं, इंक्रीज होता चला जाता है, और कम्प्लेक्सिटी भी इनके अंदर बढ़ती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी तमाम ऑर्गेनिजम्स का साइज भी बढ़ता है और इनके अंदर पेचीदगी भी बढ़ती चली जाती है मिलियन ऑफ ईयर्स में। इसी तरह से जो एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं उससे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशल डिमांड्स आती हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखें तो एनवायरमेंटल चेंज ही आया है ना, कि नीचे जो है घास फूस खत्म हो गई है तो उसने दरख्तों के पत्ते खाने। तो एनवायरमेंटल चेंजेस के मुताबिक जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को फिट कर लेगा, उसके मुताबिक जो एडजस्ट अपने आप को कर लेगा वही सर्वाइव करेगा, जो नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट कर जाएगा, उसकी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी दुनिया से। तो इस तरह से एनवायरमेंटल चेंजेस की डिमांड जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फिट हों। अब जैसे अब न्यू ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी के अंदर तो वो स्पेसिफिक नीड के मुताबिक होता है, जो भी एनिमल को कोई स्पेसिफिक नीड फेल्ट वो करता है तो उसके मुताबिक वो नए ऑर्गन्स को डेवलप कर लेता है। ये भी इसका एक पॉइंट था। इसी तरह से द एक्सटेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू देयर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यानी कि ऑर्गन्स को वो कितना डेवलप करता है वो डिपेंड करता है कि उनकी कितनी नीड है। अगर नीड नहीं होगी तो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट कर जाएंगे, अगर ऑर्गन्स की नीड होगी तो उनको बहुत अच्छे तरीके से वो ज्यादा वेल डेवलप कर लेगा। तो इसी तरह से जो करेक्टरिस्टिक्स आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, तो वो जो होता है वो अपने पेरेंट्स से हासिल करता है उन करेक्टर्स को। इसका ये थियरी का पॉइंट काफी रॉन्ग था कि वो वाले करेक्टर्स जो के ऑर्गेनिज्म जो के ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं तो वो उनको कहाँ से हासिल करता है, अपने पेरेंट्स से वो हासिल कर रहा होता है। ठीक है, तो अब ये देखें प्रो पबजी प्लेयर भी इसमें कोई आ रहा है। ये स्टूडेंट्स ये कहाँ से इतने लोग एंटर हो गए आज हमारी क्लास में?
कोई प्रो पबजी प्लेयर है, कोई रियल जैलड है, कोई इफ्रा रुबाब है। तो अब इसमें जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो अपने लाइफ टाइम में जो होता है वो एक्वायर कर लेते हैं, वो ट्रांसमिट भी आगे हो सकते हैं। ये पॉइंट इसका काफी रॉन्ग था, क्योंकि अब देखें इसके इसी के अलावा के नजरिए को ना देखने के लिए ऑगस्ट वीजमैन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने चूहे लिए, उनकी दुम वगैरह काटनी शुरू कर दी। अब जब वो चूहों की दुम काट रहा था तो वो देखता था कि बाद में जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, मतलब चूहों के, तो उनके अंदर फिर दुम आई होती थी। तो इट मीन्स उसने फिर कहा कि वही कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर हो सकते हैं जो कि सोमेटिक सेल्स में नहीं होंगे, जो जर्म लाइन सेल्स में चेंजेस आएंगे। यानी म्यूटेशन अगर सोमेटिक सेल्स में आ रही तो बच्चे में नहीं होगा। जैसे अगर आप किसी की टांग काट दें तो ये तो नहीं होगा कि बच्चा भी टांग कटा पैदा हो। तो हमेशा चेंज अगर सोमेटिक सेल्स की बजाय जर्म लाइन सेल्स में आएगा तो वो वही आगे ट्रांसमिट होगा। ये पॉइंट इसका काफी रॉन्ग था, यहाँ पे आके हो गया। अब इसने जो अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वैलिड रीजंस बताई, उसमें से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ये वेल स्टूडेंट नजर आ रही है, तो उसमें आप उसके इंटरनल हाइंड लिम्स देख रहे हैं, यानी उसकी हिप बोन्स या पेल्विक बोन्स को आप देख सकते हैं, जो कि उसके अंदर अभी भी स्टिल प्रेजेंट होती हैं। तो अब लामार्क कहता था कि ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वेल्स के, बेसिकली ये इसकी जो पीछे वाली बोन्स आप देख रहे हैं ये बड़ी करके जो दिखाई गई हैं, ये इसकी पेल्विक बोन्स हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि आज से 40 मिलियन साल पहले जो था, इसके एंसेस्टर्स जो वेल के थे वो जमीन के ऊपर चलते थे, वॉक करते थे अपनी इन लेग्स की मदद से। मतलब ये 4 लेग्स हैं या हाइंड लेग्स हैं, तो इनकी मदद से ये चला करते थे। तो बाद में क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी लेग का इस्तेमाल जो है वो कम कर दिया, तो इसी वजह से फिर वो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि उनके जो आगे बच्चे थे या प्रोजनी थी, उनके अंदर वो लेग्स का इतना यूज नहीं रहा, और लेग्स क्या हो गई, उनके अंदर खत्म हो गई। ठीक है नकाश, ये इसका बंद करेंगे स्पीकर जो, माइक को ऑफ करें इसका। नकाश कहाँ पे हैं आप, इसको ऑफ करें माइक को। सर तो इधर इस तरह से देख 40 मिलियन साल पहले जो है ये वेल जो थी, इसके एंसेस्टर जो थे वॉक किया करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इनकी बोन्स वेस्टिजियल रह गई हुई हैं। अब वो जस्ट जो है वो जैसे इंसानों के अंदर वो कहते हैं जी कि टेल बोन हमारी जो है, हमारे अंदर टेल हुआ करती थी, तो टेल बोन अभी भी रह गई हुई है वेस्टिजियल शक्ल में। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है ना कि जो जिनका हमारे एंसेस्टर्स में तो फंक्शन था, लेकिन हमारे अंदर कोई इतना खास फंक्शन नहीं है। तो अपेंडिक्स अगर आप ह्यूमंस की देखें तो अपेंडिक्स का फंक्शन हमारे अंदर इतना कोई नहीं रह गया खास। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, आपको बताया कि वो अपेंडिक्स के अंदर जो है वो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते थे, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बूट करते थे, या इस तरह से जो सेलुलोज होती थी उसकी डाइजेशन करते थे। यानी इवन अभी भी अगर आप देखें तो जो हम इनके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स के जो हमारे एंसेस्टर्स भी थे, तो उनके अंदर क्या होता था कि अपेंडिक्स का बड़ा रोल हुआ करता था, क्योंकि रूमिनेंट्स में आप देखें तो अपेंडिक्स बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है, लेकिन एंसेस्टर्स में जो है वो इतना रोल हमारे प्ले नहीं करती थी। सॉरी, हमारे एंसेस्टर्स में रोल प्ले करती थी, लेकिन हमारे डिसेंडेंट्स जो हैं उनमें रोल प्ले नहीं करती है ये जो है अपेंडिक्स। ये स्टूडेंट्स कौन है ये बार बार जो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और नेम भी दूसरे से ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्लास को? पता चला जी यार कौन सर है ये? मैसेज डिस्टर्बेंस मैसेज किया ग्रुप लेक्चर में, में, रिप्लाई नहीं आया। लेकिन वो देखें ना फिर वो ज्वाइन की रिक्वेस्ट करी जा रहे हैं। अच्छा, तो अपेंडिक्स जो है इसका देखिए हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शन था, हमारे अंदर फंक्शन नहीं, तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन रह गई है ना, कि अब अपेंडिक्स के इतने फंक्शंस हमें नहीं पता है कि क्या हमारे अंदर परफॉर्म करती है ये, और ये आपको पता लोअर राइट साइड पे हमारे अंदर ये पाई जाती है। तो एक थ्योरी तो ये बताती है कि अपेंडिक्स जो ये स्टोर हाउस है अच्छे बैक्टीरिया का, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दोबारा रीबूट कर देते हैं। अगर डायरियल इलनेस हो जाए तो उसके बाद क्या होता है कि अपेंडिक्स जो होती है फिर वो दोबारा से अच्छे बैक्टीरिया को डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर भेज देती है। लेकिन जस्ट एक आइडिया ही रह गया हुआ है, इसका इतनी डिटेल नहीं पता है। तो इस तरीके से जो है ये अपेंडिक्स के कुछ फंक्शंस जो हैं वो हमारे एंसेस्टर से वेरी करते हैं। एंसेस्टर्स में हमारे जो थी, जैसे रूमिनेंट्स में जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाता था, तो ऐसे ये डाइजेशन कर रही होती थी। तो इस तरह से वो अपनी थ्योरी को सपोर्ट करता था। अब नेक्स्ट देखें तो अडेप्टेशन और स्पेशलाइजेशन है। लमार्क ये नोटिस किया कि वो ऑर्गन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी खास एरिया में रहते हैं तो उनके अंदर वहाँ के उसी के मुताबिक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स वेल डेवलप हो जाते हैं। जैसे अब एक कार्निवोरस एनिमल है जो गोश्त खोर है, उसके कैनाइन टीथ अगर आप देखें तो वो काफी उसके लंबे होते हैं, जिससे वो अपने प्रे को कैप्चर कर सकता है। जैसे अभी अगर आप लाइन को देखें तो लाइन के टीथ आपको काफी जो है वो बड़े नजर आएंगे लाइन की डेंटिशन में, उसमें आपको कैनाइन टीथ उसके वाज़ेह तौर पे ये देखें बड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पे।
सबसे पहले वाले इंसाइजर्स हैं, उसके बाद ये देखें कैनाइंस कितने लंबे जिससे वो अपने प्रे को कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं अपने मुंह के अंदर। तो इस तरह से जो जहाँ पे नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने वो अंदर चेंजेस लेके आते हैं। ऐसे ही दूसरा इसका वही पॉइंट यूज एंड डिसयूज वाला, किसने कहा था कि ऑर्गन जो होते हैं जो ज्यादा यूज होंगे वो ज्यादा वेल डेवलप होंगे, वो ज्यादा ताकतवर होंगे, जिनको नहीं यूज किया जाएगा वो डीजनरेट कर जाएंगे, जैसे वेल की एग्जांपल आपने देखी या अपेंडिक्स की ह्यूमन बींग्स में देखी। तो इसलिए इसको वो कहा करता था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, लामार्क जो था। दूसरी जो थ्योरी है वो डार्विनिज्म है, जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, या आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी होगी प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ 2 में। तो इसके आपने कुछ वहाँ पे पॉइंट्स भी पढ़े थे कि डार्विन ने ये 1859 में प्रपोज की थी अपनी थ्योरी, ठीक है, कि उसकी बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि कुदरती चुनाव के जरिए से स्पीशीज का वजूद में आना या बन जाना। तो ये जो थ्योरी थी इसकी 24 नवंबर 1859 को पब्लिश हुई। तो चार्ल्स डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन का एक नजरिया था कि एवोल्यूशन से होता है, उसको इसमें प्रपोज किया। अब इसके कुछ मेजर पॉइंट्स ये वाले हैं, लेकिन 4 इसके मेजर पॉइंट्स हैं, उनमें से अब यहाँ पे जो है वो 7 मेजर पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। पहला ये है इसके पोस्टुलेट्स में कि जियोमेट्रिक इंक्रीज होता है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो तादाद होती है वो क्या होती है, डबल से ट्रिप 4 हो जाएगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। मतलब अगर बैक्टीरिया को देख लें आप, तो एक बैक्टीरिया जब बाइनरी फिशन कर रहा होता है तो वो एक से क्या होते हैं 2 बनते हैं, फिर 2 से बाइनरी फिशन 20 मिनट बाद होगी तो 4, 4 के आगे होगी तो 8, 8 की होगी तो 16। यानी जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर होता है वो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज होता है, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो इस तरह इंक्रीज नहीं कर रहे। मतलब जो खुराक है वो इस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल रेट पे। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, खुराक जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है, स्पेस भी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं यूजुअली हो पाता। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, इसने कहा था। जैसे आप उसमें एग्जांपल देखते थे कि सी स्टार्च होती है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक वक्त में क्या करती है, वो अंडे देती है पानी के अंदर। इसी तरह फीमेल रॉबन जो होती है 4 जो अंडे एक टाइम में दे देती है, लेकिन वो सब बच्चे नहीं पैदा होते, कुछ उनको प्रेडेटर खा जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन बैलेंस रहता है। अगर वो सब के ही बच्चे पैदा हो रहे होते तो आगे क्या होना था कि पॉपुलेशन बैलेंस नहीं रह पाना था। तो ऑर्गेनिजम्स ने क्या करना था कि वो पूरी दुनिया एक ही स्पीशीज से बढ़ जानी थी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रहने को जगह ही नहीं मिलनी। तो इस तरह से इसका भी एक फायदा है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा वेल डेवलप्ड ट्रेड्स रखेगा, जो एनवायरनमेंट के मुताबिक ज्यादा फिट होगा, सिर्फ वही सर्वाइव करेगा। और वेरिएशंस जो होंगी, जो यूजफुल वेरिएशंस होंगी, वो आगे नस्ल में ट्रांसफर होंगी। जो डिलीटेरियस वेरिएशंस होगी उससे क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो होगा उस स्पीशीज का एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसकी नस्ल नहीं आगे बढ़ पाएगी। और फिटेस्ट का वर्ड यहाँ पे जो इसने यूज किया था उसके मुताबिक क्या था कि वो जानदार जो अपनी ज्यादा नस्ल बढ़ा सकता है, जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है, उसको बायोलॉजिकली फिट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से मुराद ये कि जिसके जेनेटिक ट्रेड्स अच्छे होंगे, जो अपनी ज्यादा प्रोजनी को आगे छोड़ के जाएगा, ज्यादा नस्ल अपनी बढ़ाएगा, वो क्या है, ज्यादा नेचुरली फिट होगा ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ये कहा जाता था। इसी तरह से इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, के जो अच्छी खसूसियात होंगी, जो अच्छी वेरिएशंस होंगी, वो क्या होंगी, वो एक्वायर की जा सकती हैं, वो आगे नस्लों में भी ट्रांसफर हो सकती हैं। तो इसी तरह से स्पीसीएशन फिर इसमें आ जाता है पॉइंट के, फिर उससे क्या होगा होता है कि अक्सर नई स्पीशीज भी वजूद में आती हैं जब नया कोई हैबिटेट या नई इकोलॉजिकल जो होता है निश अवेलेबल होती। जैसे डार्विन फिंचीज डार्विन ने बताई थी ना, 13 या 14 डार्विन फिंचीज आपको पता है कि उसने बताई थी। तो इसी को वो पैटर्न को देखते हुए उसने कहा था कि जो यूजफुल वेरिएशंस होती हैं वो आगे नस्लों में भी ट्रांसफर हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये डार्विन ने अपने उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको साइड पर जो पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन वगैरह नजर आ रहे हैं। तो ये इनको हम कहते हैं एपक्स। यानी अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखें तो उसमें एपक्स के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। तो आखिरी हमारे पीरियड्स है ना, टर्शरी और क्वार्टनरी, उनको एपक्स में डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे आप ये देखें कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसमें सबसे पहला जो बड़ा यूनिट है वो इयॉन्स है, फिर इराज होते हैं, फिर पीरियड्स और लास्ट पे एपक्स। अब ये जो लास्ट है ना पीरियड, यानी कि जो टर्शरी और क्वार्टनरी, टर्शरी को पैलियोजीन और नियोजीन में डिवाइड किया गया और क्वार्टनरी एक पीरियड है। यानी जो हमारे रिसेंट वन है हम इसमें क्वार्टनरी में रिजाइड करते हैं। आज का जो जमाना चल रहा है, पीरियड चल रहा है, वो क्वार्टनरी है। इसी तरह होलोसीन एपक है इसका। तो इनको एपक्स में डिवाइड किया गया, यानी छोटे ड्यूरेशंस में डिवाइड किया गया, जो 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले यानी कि शुरू हुआ है एपक। और आज का जो एपक है वो होलोसीन है। तो ये वाले एपक्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं कि इन एपक्स के दौरान, यानी जो सीनोजोइक इरा है और टर्शरी और क्वार्टनरी पीरियड है, इनको एपक्स में डिवाइड किया गया, जो आप यहाँ पे टेबल में ये देख रहे हैं।
ये वाला जो एपेक्स है, ठीक है, साइड पे। तो ये 66 मिलियन ईयर्स अगो से लेके जीरो तक। तो रिसेंट जो है प्लायोसीन और प्लेस्टोसीन है, ठीक है। अब देखें अर्ली जो प्रोजमीजियंस प्रोजीमियंस हैं, यानी प्राइमेट्स जो अर्लियर थे, तो उनको अगर देखें तो उनमें से मॉडर्न प्रोजीमियंस बने हैं, न्यू वर्ल्ड मंकीज बन गए, फिर आगे जो है यानी यहाँ से पैलियोसीन से शुरू हुए हैं वो, तो उनकी एवोल्यूशन होती चली गई, तो डाइवर्जेंस होती चली गई, नए नए ग्रुप्स बनते चले गए। गिब्बन है और एंगुटन है, ये बंदरों की किस्में हैं। गोरिल्ला है, चिंपैंजी और ह्यूमन बींग्स देखें तो ये होमिनिड से बिलोंग करते हैं और ये होमिनॉइड्स हैं, गिब्बन से लेके ह्यूमन तक। तो ये सारे जो हैं, ये ग्रुप्स जो हैं, ये इन एपेक्स के अंदर इनकी जो है एवोल्यूशन हुई एक सिंगल एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से। तो ये इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करता था जो डार्विन था इनको। अब डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन के कुछ पॉइंट्स है आइडिया के, वो यहाँ पे हम उनको अब देखते हैं कि पहला वही पॉइंट के जो तमाम जानदार जो होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये बहुत ज्यादा अपनी नस्ल पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाइप आउट हो जाते हैं, कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ को प्रेडेटर खा जाते हैं, कुछ वैसे ही नहीं सही रहते, कुछ एग सिंक कर जाते हैं। इस तरह से नस्ल जो होती है वो बैलेंस में एक रहती है। दूसरा क्या है कि जो उनके अंदर फिर कंपटीशन आ जाता है, एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है, एक इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीजें जैसे फूड है, शेल्टर है, रिसोर्सेज हैं, तो ये इनकी तादाद कम होती है बनिस्बत इसके के स्पीशीज बहुत ज्यादा बढ़ रही होती हैं। तो इसीलिए फिर वो ऑस्प्रिंग्स जो उस एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट जिनका जेनेटिक मेकअप होगा, सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे, उनकी नस्ल आगे बढ़ सकेगी, बाकी क्या कर जाएंगे, वाइप आउट कर जाएंगे उस खास एरिया से। तो इस तरह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन के होते हैं वो उनकी तादाद फिर क्या रहती है, इस तरह से कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो मर जाएंगे उनके मरने के नतीजे में जो इतने सारे पैदा होने थे वो सारे इतने सारे जिंदा नहीं रह पाएंगे, चाहे वो पैदा हो भी जाए। तो इस तरह से कंपटीशन की वजह से एक बैलेंस रहता है पॉपुलेशन के अंदर। तो एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनिजम्स का होता है क्योंकि चेंज हो रहा होता है थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम, तो इसलिए जो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर सकेंगे इंडिविजुअल्स, वो वही आगे अपनी नस्ल को लेके जा सकेंगे, वही जिंदा रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट कर जाएंगे। तीसरा वो वेरिएशन है, वही पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो यूजफुल वेरिएशन होती है वो आगे ट्रांसफर नस्लों में होंगी। जो यूजफुल वेरिएशन नहीं इंडिविजुअल्स रखेंगे वो मर जाएंगे, मतलब नस्ल ही नहीं पैदा कर पाएंगे। अब सबसे ज्यादा अनफिट कौन ऑर्गेनिज्म होता है बायोलॉजिकली, जिसकी प्रोजनी आगे पैदा ना हो, जो ऐसे ही मर जाए दुनिया से, ठीक है। तो डार्विन के मुताबिक सबसे फिटेस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी नस्ल को, जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखता हो। तो जो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं बहुत ज्यादा। इसी तरह से अडेप्टेशन है कि जो वेरिएशंस अच्छी होती हैं, यूजफुल होती हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं दूसरों की निस्बत, उनको हम क्या कहते हैं कि वो ज्यादा अडेप्टेड है, ज्यादा फिट है। इसको अडेप्टेशन, अडेप्टेडनेस भी कहा जाता है या फिटनेस भी कहा जाता है, कि वो उनको बायोलॉजिकली ज्यादा फिट माना जाएगा। इसी तरह से नेचुरल सिलेक्शन फिर होगी कि वो इंडिविजुअल जिनके अंदर फेवरेबल ट्रेड्स हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा कोप अप कर सकते हैं, जिनके बच्चे, तो वो बच्चे भी ज्यादा पैदा करेंगे। जिनकी फेवरेबल ट्रेड्स नहीं है वो बच्चे भी कम पैदा करेंगे, तो उनको कुदरत सिलेक्ट नहीं करेगी, वो मर जाएंगे। तो ये इसका नेचुरल सिलेक्शन पॉइंट था। अब लास्ट पॉइंट जो है इसका वो स्पीसिएशन है, ठीक है, कि यानी कि अक्सर क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अचानक से चेंजेस आती हैं, जैसे अभी गैलापैगस फिंचीज में था कि उनकी चोंच का साइज और शेप जो है वो चेंज हो गई थी, क्योंकि वो एक मेनलैंड से उनके एंसेस्टर्स थे, वो आगे गैलापैगस आइलैंड पर परिंदा जब फिंचीज मूव किए, तो जहां जैसा वहां की इकोलॉजिकल कंडीशंस थी उसके मुताबिक उनकी बीक शेप और साइज जो है वो चेंज होती चली गई। तो इस तरह से न्यू स्पीशीज जो होती हैं वो अराइज कर सकती हैं, जब भी उन्हें कोई नया इकोलॉजिकल निश या हैबिटेट मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली नई स्पीशीज भी बन सकती हैं, जिसको स्पीसिएशन कहते हैं। और इसके आपने 4 तरह के मैकेनिज्म पढ़े थे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक और पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन हमने पढ़ा था। अब थर्ड जो थ्योरी है वो है म्यूटेशन थ्योरी। अब सेकंड थ्योरी के ये देखें नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट्स, इसमें स्टूडेंट्स यही निश आपको जो भी मैं फिंचेस की एग्जांपल बता रहा था, देखें फिंचेस जो कुछ सीड ईटिंग बन गई हैं, कुछ जो है वो क्या करती हैं फ्लावर के अंदर से रस चूसती हैं, कुछ नेक्टर फीडिंग है, कुछ जो होती हैं वो बड़े बड़े अखरोट लाइक नट्स को तोड़ सकती हैं। तो इसके चोंच के साइज और शेप में देखें फर्क आ गया है। हालांकि इनके एंसेस्टर जो मेन लैंड के थे वो सारे सीड ईटिंग थे, यानी वो क्या करते थे, सिर्फ बीज खाते थे। लेकिन जो नस्लें आगे गई हैं गैलापैगस आइलैंड में, जजीरे में, वो वहाँ पे छोटे छोटे जजीरे, 13 जजीरे हैं यानी बड़े, उसके अलावा कुछ छोटे जजीरे भी हैं वहाँ पे। तो हर जजीरे पे जो फिंचीज के बच्चे गए हैं उस जजीरे के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक उनके अंदर चेंज आया और वैसे ही वो अडेप्ट कर गए वहाँ पे। तो इस तरह से ये इसको एक्सप्लेन किया करता था। तो ये डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। ये डार्विन आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ल्स डार्विन, जिसने एवोल्यूशन का नजरिया प्रपोज किया था। अब इसके बाद अगर आप देखें तो थर्ड थ्योरी जो है वो म्यूटेशन थ्योरी है। अब इसके मुताबिक स्टूडेंट्स क्या है कि एवोल्यूशन अचानक से क्या होता है, जेनेटिक मेकअप में चेंज का नाम है। ये एक सडन प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है, जिससे नई वैरायटीज या नई स्पीशीज बन सकती हैं।
यानी म्यूटेशन तो आप समझ सकते हैं ना कि किसी भी जीन में, जेनेटिक मेकअप में अचानक से जो तब्दीली आई थी उसमें इंसर्शन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकती है। यानी आपने अभी सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी कोर्स में से पढ़ा, उसमें आपने देखा था कि अक्सर क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस ऐड हो जाएं तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, नाइट्रोजनस बेसिस रिमूव हो जाए बीच में से तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, जिससे जो रीडिंग मैसेंजर आरएनए की कोडिंग होती है, जेनेटिक कोड होता है, वो सही रीड नहीं हो पाता। और उससे क्या होगा कि कोई नई प्रोटीन बनेगी, कोई नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है या कुछ भी नया हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन का नाम दे रहे होते हैं। तो म्यूटेशन में आपने वहां पे पॉइंट म्यूटेशन भी पढ़ी थी, टॉपिक पढ़ा था आपने उसमें। तो म्यूटेशन थ्योरी जो एवोल्यूशन की थी, इसको डच बोटेनिस्ट ने, ह्यूगो डेवरीज ने प्रपोज किया था और 1901 में। उसकी बुक का नाम था स्पीशीज एंड वैरायटीज देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन। तो ये इसकी बुक का पूरा नाम था, स्पीशीज एंड वैरायटीज देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन, कि स्पीशीज या उनकी वैरायटीज कैसे जो है म्यूटेशन के जरिए पैदा हो सकती है। तो ये थियरी कहती है कि एवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है, एक सडन प्रोसेस है, जब जिसमें नई वैरायटीज और नई स्पीशीज जो होती हैं वो म्यूटेशन के जरिए बनती हैं। और इसमें क्या होता है, फिर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आ रही होती हैं। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, आपने इसको समझना है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में क्या होता है कि दो एक्सट्रीम्स हैं। अगर मतलब एक सपोज हम कहते हैं एक छोटी कद वाला बंदा है, एक बड़े कद वाला बंदा है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, जिसमें आपको दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स नजर आ रही हैं, तो बिल्कुल छोटा या बिल्कुल बड़ा कद। लेकिन अगर हम कह दें कि एक छोटा कद, एक थोड़ा सा उससे बड़ा, एक उससे थोड़ा सा बड़ा, एक उससे थोड़ा सा बड़ा और एक बहुत बड़ा कद है, तो उसमें जो दरमियानी हालतें आ गई छोटे से लेके बड़े कद तक, उसको आप क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएशन कहेंगे, जिसमें मुसलसल तगय्युरात आ रहे हैं, मुसलसल छोटी फिनोटाइप से लेके बड़ी फिनोटाइप तक आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह की एवोल्यूशन होती है, जिसमें यानी कि म्यूटेशन थ्योरी में जब भी एवोल्यूशन होगी इसके मुताबिक, तो उसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होंगी, इसमें यानी दो एक्सट्रीम्स होंगी। यानी अगर फूल अगर हम कहते हैं जी कि वो रेड कलर का है तो दूसरा व्हाइट कलर का होगा, ये नहीं होगा कि एक रेड है फिर उससे पिंक कलर है, फिर थोड़ा सा उससे गहरा कलर, फिर थोड़ा सा गहरे कलर का फूल होगा, फिर व्हाइट होगा, ऐसे नहीं होगा। यानी दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स होंगी, बिल्कुल वाज़ेह होंगी, कोई कंटीन्यूअस वेरिएशन उसमें नहीं आ रही होगी। समझ आई डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन की? यस सर। क्यों भी स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है फिर एवोल्यूशन के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है कंटीन्यूअस वेरिएशन जो होती है। अब इसमें देखें, अगर आप ये जो मैंने कि म्यूटेशन थ्योरी थी, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ओपन भी किया हुआ था मेरा ख्याल वो। तो म्यूटेशन थ्योरी में ये देखें, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल जीन सीक्वेंस है, ये फर्टिलाइजेशन हुई है, स्पर्म्स और एग्स की, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो ये नॉर्मल फिनोटाइप। जबकि जो म्यूटेटेड जीन सीक्वेंस है उसमें क्या हुआ, GTG आ गया, यहाँ पे GAG था, तो एक सिर्फ देखें नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गई है। अब ये फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म्स की एग के साथ होगी, ऐसे स्पर्म की, तो उससे एम्ब्रियो जो बनेगा वो बिल्कुल अल्टर्ड फिनोटाइप शो करेगा, वो ओरिजिनल फिनोटाइप नहीं रख रहा। तो ये भी एक म्यूटेशन है ना, कि अचानक से उसका जेनेटिक मेकअप चेंज होने से उसकी फिनोटाइप ही बदल गई है। तो इसको म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, जो कि प्रपोज की गई थी कि म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से नई स्पीशीज बनती हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अब जो लास्ट नजरिया है वो है नियो डार्विनिज्म। ये वो नजरिया है जिसमें डार्विन के नजरिए को ही मॉडिफाई किया गया है। इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहा जाता है, कि एक नई तमीर की गई ये थ्योरी है, जिसमें देखें बहुत सारी डोमेन्स को शामिल कर लिया गया। जैसे यहाँ पे आप देखें, तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है, इसमें डार्विन के नजरियात भी शामिल हैं, इसमें जेनेटिक्स को भी शामिल किया गया, इनहेरिटेंस पैटर्न्स को भी। और यानी ये एक इंटीग्रेटेड सेंसिस है जिसमें इतने सारे ये देखें नजरियात मिल गए, कंस्ट्रक्शन है, रेप्लिकेटर थ्योरी है, स्पीसीएशन है, ट्रेंड्स हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स को इसमें मिला दिया गया, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शामिल किया गया है, जीन म्यूटेशन को मिला दिया गया है। यानी बहुत से जो पॉइंट्स हैं उनको डार्विन के नजरिए के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो ये बन गया है मॉडर्न सेंसिस, जिसको नियो डार्विनिज्म कहा जाता है। यानी एक नया डार्विन का नजरिया जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके प्रपोज किया है, यानी डार्विन के नजरिए को मॉडिफाई किया है और इसका नया नाम नियो डार्विनिज्म रखा गया है। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट भी रखा गया है इसको। तो ये मॉडर्न सेंसिस जो है, ये एक बुक के अंदर सबसे पहले मेंशन किया गया था नियो डार्विनिज्म को, जो कि जूलियन हक्सले ने अपनी एक बुक का, उसका नाम था एवोल्यूशन द मॉडर्न सेंसिस 1942 में, जिसमें पेश किया गया था। तो इसमें क्या कहा गया है कि पॉपुलेशंस जो होती हैं ये एक एवोल्यूशनरी यूनिट है। यानी सबसे पहले जो एवोल्यूशन होती है वो पॉपुलेशंस के अंदर होती है, यानी उनके अंदर जेनेटिक मेकअप में चेंज आता है, फिर नेचुरल सिलेक्शन उसके ऊपर अमल करती है, जिसकी वजह से उनके अंदर एवोल्यूशन हो रही होती है। तो जिन साइंटिस्ट ने नियो डार्विनिज्म को प्रपोज किया था उसमें JS हक्सले हैं, फिशर है, हेल्डेन है इंग्लैंड का, सीवल राइट है, और इसी तरह से मुलर है,
डोब्जेंस्की है अमेरिका का, तो इन साइंटिस्ट ने इसको नज़रिए को प्रपोज किया था। अब इसमें बहुत सारे एविडेंसेस को जेनेटिक्स में से यूज़ किया गया, यानी जेनेटिक्स का सहारा लेते हुए ये नज़रिया जो है प्रपोज किया गया। अब इसके मुताबिक क्या है कि जब अलीलिक फ्रीक्वेंसी में पॉपुलेशन के चेंज आता है मुसलसल नस्लों के अंदर, तो उससे क्या होता है, नई स्पीशीज बन सकती है। मतलब जीन्स के अंदर अगर चेंज आ जाए, अब आपको पता जीन पेयर को आप अलील का नाम दे रहे होते हैं, तो अगर अलील्स में या जीन्स में चेंज आएगा तो आगे नस्लों में भी मुंतकिल होगा ये नजरिए के मुताबिक, और ये चेंजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, फिर नई स्पीशीज भी कोई बन सकती हैं। अगर अलील्स चेंज हो जाएंगी तो स्पीशीज भी तो नई बनेगी ना। तो एक स्पीशीज क्या है, ये बायोलॉजिकल स्पीशीज की वही डेफिनेशन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि ऐसे जानदारों का ये ग्रुप है जो कि इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हैं और बच्चे भी ऐसे पैदा करेंगे जो आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकें, जो फर्टाइल हों, जो बांझ ना हो। अब सिंथेटिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं नियो डार्विनिज्म के। पहला क्या है कि वेरिएशन जो होती है ये जीन म्यूटेशन के नतीजे में बनती है, जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। यानी आपको पता मियोसिस के दौरान ही वेरिएशन आती है ना, जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, क्रोमोसोमल साइनेप्सिस होती है, तो वहां पे आके वेरिएशंस आती हैं, ताकि हर बच्चा जो होता है अपने पेरेंट्स से वो क्या होता है, फिर इसी वजह से वो डिस्टिंक्ट नजर आ रहा होता है, डिफरेंट नजर आ रहा होता है, लेकिन उनसे मिलता भी है क्योंकि उसका एक मिक्सचर होता है वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का, एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स का। तो एवोल्यूशन क्या है, इट इज अ चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी विद इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो अब इसके मुताबिक क्या है एवोल्यूशन की डेफिनेशन, कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अलील्स की अगर तादाद जो है उसमें अगर चेंज आ जाएगा तो इट मींस एवोल्यूशन हो गई, यानी नई स्पीशीज जो होगी उसकी जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से मैच नहीं करेगी, इसके नतीजे में नई स्पीशीज बन जाएंगी। और ये जो आप नीचे इमेज देख रहे हैं ये अर्नेस्ट मायर का है, ठीक है, जिसकी बुक के आपने जितने भी पेजेस पिछले पढ़े हैं, प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं वो इसकी बुक से आपने पढ़े हैं, ठीक है। अर्नेस्ट मायर जो रिकमेंडेड बुक आपने देखी है, इसको भी फोत हुए हुए कुछ साल गुजर चुके हैं, ठीक है। तो इसने वो बुक सारी लिखी है जो भी इसके ऊपर, इसने बहुत सारा काम किया टेक्सोनॉमी के ऊपर। अब देखें कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने और भी एवोल्यूशन के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम किया है या लिखा है इसके ऊपर। जैसे फिशर ने एक अपना बुक पब्लिश की जिसमें जेनेटिकल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को उसने एक्सप्लेन किया इन 1930। इसी तरह से जेबीएस हेल्डेन था, इसने एक अपनी बहुत मशहूर बुक लिखी जिसका नाम था कि एवोल्यूशन क्यों होती है, 1932 में उसकी किताब का ये नाम था। तो उसने किताब के आखिरी जो सफ़े थे वहाँ पे एक टाइटल लिखा कि मैथमेटिकल थ्योरी, उसने उसमें एक्सप्लेन की कि आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन होती कैसे है, ठीक है। तो उसने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को 1918 से लेके जो 1932 तक के थे उनको मिला के उनकी समरी बना के अपनी वो बुक पब्लिश की थी। इसी तरह से सीवल राइट था, इसने क्या किया, इसने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया मेंडेलियन पॉपुलेशंस के अंदर, यानी जो मेंडल के लॉज को फॉलो करती हैं पॉपुलेशंस, जिनमें 9331 रेशो आती है या 31 रेशो आती है। आपने पढ़ा हुआ है ना रेशियोज के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिसॉर्टमेंट। तो जो उनके ऊपर पूरा उतरती थी पॉपुलेशंस, उनके मुताबिक इसने एक अपना पेपर पब्लिश किया 1931 में। तो फिर राइट जो था, इसने जितनी भी जिंदगी अपनी गुजारी उसमें इसने 4 जो है छोटी छोटी बुक्स लिखी, ट्रीटाइसेस लिखी हैं 1968 से 1978 तक, जब तक ये अपना करियर में जिंदा रहा। फिर इसी तरह से थ्योडियस डोब्जेंस्की था, इसने क्या किया, इसने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के क्राइटेरिया को अपनाते हुए बताया कि स्पीशीज वो होती हैं जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। इसने फिर ड्रोसोफिला के ऊपर चूंकि बहुत बेशुमार काम किया, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के ऊपर, तो ड्रोसोफिला के अंदर भी स्टूडेंट से ड्रोसोफिला की बेशुमार सिबलिंग स्पीशीज आती हैं। अब सिबलिंग स्पीशीज आप पढ़ चुके हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि मॉर्फोलॉजिकली क्या होती हैं, दिखने में सेम नजर आ रही होती हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली नॉर्मली आइसोलेटेड होती हैं, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो इसने 2 स्पीशीज इसकी सिबलिंग बताई थी, एक ड्रोसोफिला सूडोप्स्क्योरा और दूसरी ड्रोसोफिला पर्सीमाइलस। यानी वो क्या करती हैं, वो नॉर्मली आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती लेकिन देखने में वो एक जैसी नजर आ रही होती हैं। तो उनमें क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है और कभी कभार वो टूट भी जाती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिन रेयर केसेस में फिर हाइब्रिड आगे बनते हैं। तो इस तरह से ये रशिया से फिर यूएसए में 1927 में मूव कर गया हुआ। अब नियो डार्विनिज्म के हम कुछ पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं, ठीक है, जो नया नजरिया है डार्विन के नए, जिसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स के रूल्स को शामिल किया गया है। तो इसको देख लेते हैं। अब इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी के काजेज बताए गए कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जेनेटिकली क्यों डिफरेंट हो जाते हैं। तो पहला उसमें कॉज क्या है, म्यूटेशंस है, ठीक है। तो म्यूटेशंस के भी अंदर हम 2 तरह के कॉजेज देखेंगे, क्रोमोसोमल एबीरेशंस आ जाती हैं और दूसरा इसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आ जाती हैं। अब ए पॉइंट जो है वो क्रोमोसोमल एबीरेशंस बताता है, मतलब क्रोमोसोम का कोई हिस्सा ज्यादा हो गया, डबल हो गया, या कोई हिस्सा अपने ऊपर ही फोल्ड करके इन्वर्ट कर गया है। तो इस तरह से कई तरह की क्रोमोसोमल एबीरेशंस हो सकती है। तो डिलीशन में क्या होगा कि क्रोमोसोम का कोई भी हिस्सा रिमूव हो गया है। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि जीन्स जो होंगी वो एक से ज्यादा दफा क्रोमोसोम के अंदर आ रही होंगी। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि जीन का एक हिस्सा जो है क्रोमोसोम के अंदर
से मूव करके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे चला गया है, वो दोबारा से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इन्वर्जन में क्या होगा कि वो एक ही साथ क्रोमोसोम के अंदर से जीन का रोटेट करके 180 डिग्री तक वो किसी भी सेंट्रोमियर के पास वाले एरिया में, सेंट्रोमियर के दूर वाले एरिया में जाके लग जाए, ठीक है। तो इस तरह से 4 तरह की चीजें आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक चेंज आ रहा होता है, जिनको हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी कह रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, कि क्रोमोसोमल नंबर में भी चेंज आ सकते हैं। न्यूमेरिकल मीन नंबर। तो अब देखें यूपलाइडी ऐसी कंडीशन है जिसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोमल सेट जो होता है ऑर्गेनिज्म या तो जाया कर देता है या ले लेता है। अब क्रोमोसोमल सेट जो होता है उसको हम 1n कहते हैं, यानी जिसको आप हैप्लॉइड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर 2n हो जाएगा तो डिप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट होगा, ठीक है। तो इससे यूपलाइडी कंडीशन में क्या होता है कि पूरे का पूरा क्रोमोसोमल सेट या तो ऐड हो जाएगा जीनोम में या जीनोम में से रिमूव हो जाएगा। एन्यूप्लाइडी में क्या होगा उसके ऊपर अक्स कि या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो गया या फिर एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम निकल जाएंगे। पूरा का पूरा सेट की बात नहीं हो रही, सिर्फ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है कि एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम या तो ऐड हो जाते हैं एन्यूप्लाइडी कंडीशन में या निकल जाते हैं। ऐसे यूप्लाइडी में क्या होगा कि या तो हैप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी, यानी अगर एक सिंगल सेट रह जाएगा तो वो क्या हैप्लॉइड है, अगर वो ज्यादा दो से सेट बन गए तो पॉलीप्लाइडी कंडीशन। तो पॉलीप्लाइडी के अंदर अगर हम देखें तो टेट्राप्लाइडी जो होती है ज्यादा कॉमन कंडीशन है जो प्लांट्स के अंदर देखी जा सकती है, जैसे वीट है, गंदम जो होती है वो टेट्राप्लाइड होती है, या ऑक्टाप्लाइड भी अक्सर रेयर केसेस में हो सकती है। एन्यूप्लाइडी जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि हाइपोप्लाइडी आ सकती है, मतलब नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो कम हो सकते हैं, या हाइपरप्लाइडी आ सकती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो हाइपोप्लाइडी में क्या होगा कि मोनोसोमी आ सकती है, एक क्रोमोसोम कम हो गया, और नलीसोमी भी आ सकती है कि क्रोमोसोम्स दोनों ही नहीं है, यानी खत्म हो गया नल, यानी जिसको आप नुलो गैमेट कहा करते थे कि ऐसा गैमेट जिसमें कोई क्रोमोसोम आया ही नहीं। अब ये सारी कंडीशंस क्यों हो रही होती हैं, आपने एफएससी में पढ़ा हुआ कि नॉन डिसजंक्शन होती है क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स एनाफेज और टीलोफेज के दौरान जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते जब नए गैमेट्स में उन्होंने जाना था आगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो जो है ये सारी चेंजेस आ रही होती हैं। ये देखें जी फिर रियल जेलड गेमर आ गया कोई, ये कौन गेमर है जी आप में से जो फेक आईडीज बना बना के एंटर होना चाह रहा है, कोई सर्च कर सकता है इसको, ये रियल जेलड गेमर कौन है भैया आप में से, क्यों भी स्टूडेंट्स। अब इसमें नलीसोमी में आपको बताया कि नुलो गैमेट बन जाता है। हाइपरप्लाइडी ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्राइसोमी आ सकती है कि क्रोमोसोमल सेट 2 से ज्यादा हो गया, यानी ट्रिपल सेट बन जाता है, तो एक क्रोमोसोम यानी उसमें ज्यादा ऐड हो गया। टेट्रासोमी में 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स और आ जाएंगे मजीद, ठीक है ना। तो ये मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, ये आपने सारी जो है ग्रीक जो है वो पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर टर्म्स। अब जीन म्यूटेशंस भी बायस बनती हैं अक्सर क्रोमोसोमल यानी कि चेंज का, कि क्रोमोसोम्स में मतलब जो तब्दीलियां आती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी का बायस बनती हैं ये। तो जीन म्यूटेशंस में पॉइंट म्यूटेशंस भी कॉमन है, आपने ये पढ़ी हुई हैं कि अगर सिंगल क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ रहा हो, एक सिंगल पॉइंट के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड यानी ऐड हो जाए, एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए, तो उसे साइलेंट मिस सेंस और नॉन सेंस म्यूटेशंस आपने पढ़ी थी डिटेल में, याद है ना स्टूडेंट्स आपको ये तीनों, इसमें हमने एग्जांपल्स भी देखी थी पॉइंट म्यूटेशंस यस की। सर। तो अब इसमें देखें डिलीशन हो सकती है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड पेयर डिलीट कर सकते हैं, या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक या एक से ज्यादा ऐड हो सकते हैं, या इवन क्या हो सकता है कि एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके लग सकता है, उसका पेयर आके लग सकता है। तो ये सारी चीजें करती कौन सी चीजें हैं, यानी म्यूटेशन होती क्यों है, तो उसका बायस क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से जिनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं जो म्यूटेशन का बायस बनते हैं। कुछ फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं और कुछ केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं। फिजिकल मींस वो जो कि रेडिएशंस हैं, जैसे टेम्परेचर है, तो ये म्यूटेशन का बायस बनते हैं। हाई टेम्परेचर हो गए या सर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सर ये जी रियल जलाल हमारा क्लास वाला ही है, लेकिन उसने आईडी फेक बनाई हुई है। कौन है ये फिर, इसका नेम क्या सैफ है रहमान। रियल सैफ में? रहमान। जी सैफुर रहमान, जी सर। कंफर्म है ये, जी बता दिया सर, उसने? इसका मैसेज आया है अभी ग्रुप में। कोई हाल नहीं इस बंदे का, ही बता देता हमें ऐसे नाम क्यों रख के बच्चे एंटर होना चाहते हैं, हम अब किसी फेक को तो नहीं ना एंटर कर सकते। ओके तो फिजिकल म्यूटेशंस में रेडिएशंस हैं, टेम्परेचर आ जाता है, मतलब शुआएं होती हैं या टेम्परेचर जो होता है। इसी तरह से केमिकल म्यूटेशंस में नाइट्रस एसिड आ जाता है। अब रेडिएशंस में आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बड़ी डेंजरस रेडिएशंस होती हैं, ये हमारी स्किन के जो होते हैं वो जो अंदर हैं डीएनए जो सेल्स का होता है उसको चेंज कर देती है, उसके नाइट्रोजनस बेसिस को बदल देती हैं, मतलब एडेनिन को गुआनिन लाइक कंपाउंड में बदल सकती हैं ये।
ऐसे ही ये नाइट्रस एसिड है, कोल्चिसिन है या नाइट्रोजन मस्टर्ड है, ये सारे केमिकल्स इतने खतरनाक है, ये म्यूटाजेंस हैं, ये डीएनए की जो सीक्वेंस होती है नाइट्रोजनस बेसिस की उसको अल्टर कर देते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि डीएनए डैमेज हो सकता है और इवन के म्यूटेशन हो सकती है। अब जीन की रिकम्बिनेशन जब बन रहे होते हैं, आपको पता मियोसिस के दौरान, क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जब बाइवेलेंट्स बनते हैं इक्वेटर के ऊपर मेटाफेज के दौरान बन के, तो उससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो रेयर केसेस में अगर दो मुख्तलिफ स्पीशीज जो होती हैं वो इंटरब्रीड कर लें तो उससे हाइब्रिड बनता है, जैसे म्यूल बनता है। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बहुत बड़ा एक बायस है कि जिसकी वजह से क्या होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रही होती है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स दो तरह की इफेक्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बोटल नेक इफेक्ट और एक को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट को देख लेते हैं। इस टॉपिक को हमने वैसे डिटेल में भी आगे जाके पढ़ना है। ये बोटल नेक इफेक्ट और एक फाउंडर इफेक्ट आपको इसमें दिखाता हूँ। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जीन लॉस होता है पॉपुलेशन से, यानी जो नंबर ऑफ जीन्स हैं उनकी डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, होमोजाइगोसिटी इसकी वजह से आ जाती है, फिक्सेशन हो जाती है जीन्स की। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जब कम होगी इट मींस के इसका नुकसान होता है, पॉपुलेशन वल्नरेबल हो जाती है। अब इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो है ना ये जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी जीन लॉस हो जाना पॉपुलेशन से बाई चांस या कोई भी इवेंट की वजह से। तो उसमें मतलब सपोज कर लें कि एक ना चीता की पॉपुलेशन, उसको हंटिंग कर रहे हैं लोग, हंटिंग करते करते वो थोड़े से चीते जिंदा रह जाएं, बाकी सारे चीते मर जाएं, तो अब वो जो दो चार चीते बचेंगे वो क्या है, बोटल नेक इफेक्ट है। उनके पास जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी या जेनेटिक मेकअप था वो बहुत थोड़ा सा था उस ओरिजिनल पॉपुलेशन का, यानी उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स थे हर एक के पास अपना एक जेनेटिक मेकअप था, अपनी एक जीन्स थी, अपनी जीन्स की एक टाइप थी जो कि खत्म हो गई हंटिंग करने की वजह से, या कोई ऐसी तबाही आ गई, कोई डिजास्टर आ गया है तो जिसकी वजह से सारी पॉपुलेशन ही मर जाए और कुछ लोग सरवाइव करें, तो इसको बोटल नेक इफेक्ट कहा जाता है। इसको मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कि कैसे ये होता है। मतलब स्टूडेंट ये सपोज करें कि ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसमें से देखें कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो जिंदा बचे हैं। ओरिजिनल पॉपुलेशंस को आप सपोज कर लें कि ये इंग्लिश के लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जैसे ABCDEFGH। अब आपको पता है इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स हैं, उनमें से हम कह देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ना कुछ ये अल्फाबेट्स जो हैं वो जिंदा रह गए हैं। कुछ अल्फाबेट्स यानी से मुराद ये कि कुछ इंडिविजुअल जिनके पास ABCDEF थी ना जीन्स, वो जिंदा रह गए हैं। बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स थे जिनके पास ओरल ईज थी यानी FGHIJ से लेकर Z तक, वो मारे गए हैं, यानी इतने के जिंदा बचे हैं। इस बोटल नेक से मुराद ये है। अब ये जो जिंदा बचे हैं ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, जिनका जेनेटिक मेकअप में क्या है, जीन्स में सिर्फ ABCD जीन्स ही हैं। तो जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या इनके पास ABCD जीन्स के अलावा कोई नई जीन्स आ सकती हैं जो FGHIJ होंगी या KL होंगी? जब ये इतने सारे भी हो जाएंगे रिप्रोडक्शन करके आपस में, तो क्या ये ओरिजिनल पॉपुलेशन वाली जीन्स दोबारा इनके अंदर आ सकती हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। नो सर। कभी भी नहीं ना आ सकती हैं। इट मींस के जो जिंदा बचे हैं सिर्फ उनका ही जीन्स आपस में एक्सचेंज हो कि वही वाला जेनेटिक मेकअप पूरी पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होगा जो सिर्फ इतने लोगों का था। तो इसको कहते हैं बोटल नेक इफेक्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल पॉपुलेशन से इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा और इनके अंदर होमोजाइगोसिटी आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ जीन्स जो हैं या जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम रह जाएगी। हालांकि पॉपुलेशन चाहे जितनी मर्जी ज्यादा अब इनकी हो जाए, लेकिन इनके अंदर सिर्फ डीएनए इतने लोगों का ही होगा जितने लोग जिंदा बचे थे, बाकी सारी पॉपुलेशन का नहीं होगा। और बाकी सारी पॉपुलेशन को मैं आपको इंग्लिश लेटर्स इसलिए समझा रहा हूँ कि उनके पास और जीन्स थी, उनके पास और जेनेटिक मेकअप था जो हंटिंग की वजह से मारे गए हैं। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? इसको कहते हैं बोटल नेक इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ठीक है, अब दूसरा इसमें इफेक्ट है वो है फाउंडर इफेक्ट। जैसे अब सपोज कर ले स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें से कुछ लोग जो है वो माइग्रेट कर गए इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से किसी बहुत दूर दराज इलाके में, जिसकी वजह से ये ओरिजिनल पॉपुलेशन से मेटिंग नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब इनकी जब आपस में रिप्रोडक्शन हुई जाएगी इन इंडिविजुअल्स की, तो इनकी जो नस्ल आगे बढ़ेगी, क्या उसमें ये वाले जो बाकी बचे हुए इंडिविजुअल्स हैं जिनके साथ ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्या इनका जेनेटिक मेकअप इनके अंदर नस्ल में आ जाएगा? क्यों भाई? नो सर। कभी भी नहीं ना आ पाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो दो तरह के इसमें इफेक्ट्स होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में। अब देखें ये एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी, इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके किसी नए एरिया में कोलोनाइज हो गए, किसी नए एरिया में चले गए बटरफ्लाइज के। अब जब ये आपस में रिप्रोडक्शन करके इतने ज्यादा भी हो जाएंगे, फिर भी इनका जेनेटिक मेकअप में वो जीन्स शामिल नहीं होंगी जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन की थी।
यानी इनके अंदर जीन्स की डाइवर्सिटी लो हो जाएगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ना, इसकी वजह, इसका नतीजा क्या निकलता है कि जीन्स की जो डाइवर्सिटी होती है वो कम हो जाती है सिंपली। तो इसमें यही यहाँ पे लिखा हुआ देखें कि इसमें क्या होता है, जीन्स एलिमिनेट कर जाती हैं कुछ ओरिजिनल कैरेक्टर्स वाली जो कि एक स्पीशीज के अंदर पाई जाती थी, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, बहुत एक्सट्रीमली रिड्यूस हो चुका होता है। और वो पॉपुलेशन साइज क्यों कम होता है, ड्यू टू एपिडेमिक्स, कि वहाँ पे कोई वबा फैल गई थी या वो माइग्रेशन कर जाते हैं, जैसे फाउंडर इफेक्ट में माइग्रेशन हुई, तो इसको सीवल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो चांसेस होते हैं वेरिएशंस के, वो नॉन रैंडमिटी की वजह से वो ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। लास्ट जो वेरिएशन का बायस बनती चीज वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब एक पॉपुलेशन अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से ही रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएगी, तो क्या वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिफरेंट नहीं उसके मेंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ओरिजिनल पॉपुलेशन से मेटिंग ही नहीं कर सकते। तो जब भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नई स्पीशीज बन चुके हैं, वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से मेटिंग नहीं कर पाते, उनका डीएनए डिफरेंट हो चुका है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी का बायस बनती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट समझ आ गई आपको इसकी? अब ये बाकी कुछ क्वेश्चंस एंड पे आखिरी स्लाइड में, कि क्यों कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज्यादा अपने एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्टिव होते हैं, क्यों कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर पॉजिटिव सिलेक्शन प्रेशर जो होता है वो ज्यादा अच्छा असर करता है, और नेगेटिव सिलेक्शन प्रेशर की वजह से क्यों जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और क्यों जो होता है कौन से जो जानदार होते हैं जिनके अंदर बेटर चांसेस होते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन के, वो ज्यादा अच्छा डेवलप कर जाते हैं, उनकी बॉडी के कलर ज्यादा अच्छे होते हैं, उनके पैटर्न अच्छे होते हैं। इसी तरह से जो मेल बर्ड्स होते हैं या फिश होती हैं, अगर आप देखेंगे जो ज्यादा जेनेटिकली फिट होंगे ना, उनके आप कलरेशन देखेंगे वो ज्यादा ब्राइट कलर के होंगे। जो ज्यादा ब्राइट कलर के नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि वो इतने जेनेटिकली फिट नहीं है। और लास्ट इसमें देखें कि वो वाले इंडिविजुअल्स जो कि फिजिकल या बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं, और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, तो उनके नेचुरल सिलेक्शन अमल कर रही होती है, वो एक क्रिएटिव फोर्स का काम कर रही होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर रिप्रोडक्टिव जो सक्सेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की निस्बत ज्यादा अच्छा रिप्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, और वो नए एनवायरनमेंट में रहने के काबिल होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट मुसलसल चेंज हो रहा है। तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक जो जानदार जिंदा रहेगा वही फिट होगा, वही जिंदा रह पाएगा, बाकी सारे क्या कर जाएंगे, उस पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर जाएंगे। तो ऐसी अच्छी यूजफुल जो वेरिएशंस होती हैं, उसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि नई स्पीशीज वजूद में आती हैं उस नए एनवायरनमेंट के मुताबिक, जिसको हम स्पीसीएशन का नाम दे रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको नियो डार्विनिज्म के पॉइंट्स? ये बाकी किसी को नहीं समझ आई बच्चों? बाकी कोई भी नहीं बोल रहा, ना कोई बताता है ना एक्सप्लेन करते हैं जी? कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हैं आप में से कोई भी। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो आपका तो? अब टाइम थोड़ा रह गया, 10 मिनट रह गए हैं लेक्चर के, तो प्रेजेंटेशन तो नहीं इसमें आपकी हो सकती। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं बिला झिझक, इस पूरे टॉपिक में से। मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। सर ह्यूमन की एवोल्यूशन के बारे में कुछ कोई लेटेस्ट अगर कोई रिसर्च हो तो? बेटा ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे नजरियात हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट इसके ऊपर बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। मतलब साइंटिस्ट के अंदर भी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें मैं आपको ह्यूमन एवोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। इसमें आपको ना मुख्तलिफ तरह के स्पीशीज नजर, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेका से, प्रोप्लायोपिथेका से, इजिप्टोपिथेका से, इस तरह बहुत सारे नाम आप देखेंगे उनके ना। तो ये देखें आप यहाँ पे, तो ह्यूमन एवोल्यूशन चूंकि बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक वैसे इसका बनता नहीं, लेकिन आपको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने इसका पूछा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें होमो जो है एक जीनस है हमारी ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। उसमें जो होमो सेपियंस है ना, जिनको हम आज का मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स हम आज के शामिल इस दौर के, इनके एंसेस्टर्स के जो स्पीशीज हैं वो और नेम है उनके। जैसे अब देखें, होमो नलेडी है, होमो इरेक्टस है, जो बिल्कुल सीधा खड़ा होना शुरू हो गया था, यानी पहले ऐसे बंदर की तरह नीचे के होते थे ना झुके हुए, तो सीधा खड़ा होना शुरू हो गया, तो होमो इरेक्टस आ गए। फिर होमो हिडल बर्जेंसीज आ गए, फिर होमो निंडरथलेंसिस आ गए, निंडरथल मैन इसको कहा जाता है, क्रो मैग्नन मैन फिर एक आ गया। इस तरह से बहुत सारे फोसिल्स जो मिलते हैं ना, उनके मुताबिक वो उनको एक सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं कि ये इस तरह का होगा, इसका ये नाम है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइस्टी है, होमो इरगैस्टर है, होमो हैबिलस है, यानी जो औजार्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे वो होमो हैबिलस है। होमो रिडोफेंसिस जो है वो और जीनस है। इसी तरह से जो है
ऑस्ट्रेलोपिथेकस गैडी हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकाना से जो अफ्रीका से मिले हैं, जो जो ऑस्ट्रेलिया से मिले हैं, या जो एफरेंसिस और एरिया से मिले हैं। ये फोसल्स जहाँ जहाँ से मिले हैं, उन फोसल्स के स्कल और उनकी ओवरऑल जो है वो बोन्स की शेप की बुनियाद पे जो है ना, ये एक उनका बताया गया है कि कब से कौन से जानदार पहले मौजूद थे, उसके बाद कौन से आए, फिर कौन से, जैसे इधर से शुरू हुआ है, ये 3 मिलियन साल पहले ये एरिया है, फिर 2 मिलियन साल पहले ये वाले थे, तो 1 मिलियन साल जो है 1 मिलियन साल पहले से ये वाली स्पीशीज आ गई हुई थी। होमोनिडर्थलेंसिस हैं, होमो बर्जेंसीज हैं और होमोसेपियन, फिर एंड पे ये वाले जो आप पीक पे देख रहे हैं, तो ये ऊपर आपको नजर जो आ रहे हैं वो ह्यूमन बींग्स आज वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से एवोल्यूशन इनकी जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। इसमें भी इवन ट्री डायग्राम्स वेरी करती हैं साइंटिस्ट की, क्योंकि नए नए फॉसिल जो मिलते हैं उसके मुताबिक ये ट्री डायग्राम्स में नए भी ऐड हुए जा रहे हैं। होमोजीनस सेम है, लेकिन ये देखें उसके अंदर बेशुमार तरह के, ये आपको अब इधर देखें ये बिल्कुल आपको और तरह के नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और तरह के हैं, और होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलस हैं, तो ये और तरह के यहाँ पे आपको इनका नजर आ रहा है। मिलियन ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन, यानी इसके अंदर कोई इत्तेफाक राय नहीं 100%।